मैंने जो प्राथमिक शिक्षा मैंने चोमू से की है, और कक्षा 10 और कक्षा 12 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से चोमू से ही की है। इसके बाद मैंने स्नातक राजकीय महिला महाविद्यालय चोमू से किया है, और बीएड राजकीय मैंने बीएड भी चोमू से ही किया है, और उसके बाद मैंने एमए नॉन कॉलेज से किया है। फिर उसके बाद मेरा शोधार्थी के रूप में चयन राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ, और वर्तमान में मैं व्याख्याता पद पर स्थापित हूँ। जी मैडम, आपका संबंध चोमू से रहा है मैडम? जी सर। चोमू में कोई किला है क्या मैडम? जी सर, चोमू का गढ़। हम्म, इतिहास में किसी और कारण प्रसिद्ध है? जी सर, ये चोमू का गढ़, ये जो क्रांतिकारी है अर्जुन लाल सेठी, वो भी वहाँ रहे थे। एक जो उनके बारे में वक्तव्य है कि अर्जुन नौकरी करेगा तो देश की सेवा कौन करेगा, तो वो उस समय वहीं थे स्थापित नौकरी पे। और चोमू का गढ़ भी प्रसिद्ध है अपने विशेषताओं की वजह से, जिसके 4 दरवाजे हैं। जी मैडम जी। अर्जुन लाल सेठी जो है, तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ निकाला था मैडम? सर ये अजमेर में। तो अजमेर में जो इनको जो जब इनका देहावसान हो गया था, तो इनको जलाया गया या दफनाया गया था? सर ये मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ उसको। जी मैडम, कोई बात नहीं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी मैडम? सर 1931 को हुई थी इसकी पहली, और इसकी जो दोबारा स्थापना हुई वो 1934 में हुई थी सर। और पहले कब हुई थी मैडम? 1931 में। जी मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही मेरी। 1931 में। किनके द्वारा मैडम? सर ये जमनालाल बजाज। पूर्णचंद पाटनी नहीं है क्या मैडम? सुन पा रहे हैं मैडम? हाँ जी सर। कपूरचंद पाटनी का संबंध रहा है क्या इसमें? ये जयपुर प्रजामंडल से ही रहा है इनका संबंध। हम्म। आपके जयपुर से कोई साहित्यिक पत्रिका निकलती है मैडम? सर मैं ये याद नहीं कर पा रही उसका नाम अभी। चलो ठीक है मैडम, राजस्थान से प्रकाशित होने वाली कोई 3 साहित्यिक पत्रिका के नाम आप बता पाए तो। सर मधुमती, जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से निकलती है, और और जागती जोत जो बीकानेर से निकलती है। और सर एक मैं याद नहीं कर पा रही हूँ उसका नाम अभी। जागती जो साहित्यिक पत्रिका है क्या मैडम? साहित्यिक तो नहीं है सर, पर ये शिक्षा विभाग से संबंधित है ये। जी मैडम जी। मैडम, स्टार कार्यक्रम चल रहा है अभी, स्टार कार्यक्रम और रीडिंग कैंपेन, जानकारी है इनके बारे में? कुछ बता पाएंगे आप? जी सर, ये स्टार कार्यक्रम स्कूली शिक्षा में जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनका जो कोर्स है उसको पूर्ण करवा के उन्हें टेस्ट और मॉडल के माध्यम से उनकी जो तैयारी है उसको और भी अधिक करवाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। और रीडिंग कैंपेन भी उसी तरह का विद्यार्थियों के पढ़ाई के स्तर के सुधार के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। तो मैडम, रीडिंग कैंपेन और स्टार कार्यक्रम जो है, दोनों राज्य सरकार के हैं या दोनों केंद्र सरकार के कार्यक्रम है? स्टार कार्यक्रम तो सर राजस्थान सरकार का है, और रीडिंग कैंपेन ये मैं बता नहीं सकती। आवाज नहीं आई मैडम आपकी, एक बार पुनः बोलिए। सर ये स्टार
कार्यक्रम तो राजस्थान सरकार का है, और ये जो कैंपेन है इसका ये सरकार ये भी। एक बार आप लीव होके वापस जुड़िए, आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। हेलो। हाँ मैडम, हाँ मैडम, कहिए कहिए। ये जो स्टार कार्यक्रम और रीडिंग कैंपेन है, इसमें स्टार कार्यक्रम है ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और रीडिंग कैंपेन ये केंद्र सरकार का है। तो स्टार कार्यक्रम का संबंध कौन सी कक्षाओं से है मैडम? बोर्ड की कक्षाओं से है सर ये। केवल बोर्ड की कक्षाओं से है क्या मैडम? सर ये 8, 10th और 12th बोर्ड कक्षाओं से ही है। वैसे वैसे सर इस- ये सभी कक्षाओं के लिए है, पर अभी जो फिलहाल इनके ऊपर, इन कक्षाओं के ऊपर थोड़ा कि पढ़ाई का स्तर इनका, बोर्ड की कक्षाओं का स्तर सुधर सके, इस वजह से इस पे थोड़ा। स्टार की फुल फॉर्म क्या है मैडम? ये मैं याद नहीं कर पा रही इसको। मैडम कोई बात नहीं। प्रगतिवाद में महिला और प्रयोगवाद में महिला, दोनों में क्या अंतर है मैडम? जी सर, एक बार दोबारा बताइए आपका प्रश्न। प्रगतिवाद में जो महिला चित्रण है और प्रयोगवाद में जो महिला चित्रण है, उनमें अंतर क्या है मैडम? सर प्रयोगवादी जो प्रगतिवाद में जो महिला का चित्रण हुआ है, वह एक सादगी और जो मजदूर की, जैसे कि निराला ने भिक्षुक कविता में भी बताया है, और वह तोड़ती पत्थर में भी महिला जो किस तरह से वो उसका शोषण हो रहा है, या समाज से वह किस तरह रह रही है समाज के अंदर, उसका वर्णन है। और प्रयोगवादी में एक प्रयोगवाद के अंदर उस नारी का चित्रण है जिसमें भोग्या और विलास के दौर से उसको, नारी को देखा गया है। मैडम जी जी, भिक्षुक में महिला चित्रण भी है क्या मैडम? नहीं सर, वो थोड़ा गलती से हो गया है। ये भिक्षु नहीं सर, मैं वो है तोड़ती पत्थर की कविता जो निराला की है उसके बारे में। तो वह तोड़ती पत्थर में महिला के शोषण का चित्रण है। में महिला का उस सादगी पूर्णता का चित्रण है, जिसमें वह एक मजदूर के साथ मिलकर के वह भी पत्थर तोड़ती है, जी मजदूरी करती है। वह उसके जी मैडम जी। उसके रूप सौंदर्य का दो उस तरीके। दो पंक्तियां सुना पाएंगी वह तोड़ती पत्थर की मैडम? सर ये पंक्ति मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। जी मैडम जी, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से साक्षात्कार पूर्ण हुआ। अब अगले साथी से अनुरोध है कि वो शुरुआत करें। जी हंसा जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सहज महसूस कर रहे हैं आप? जी सर। किस कालखंड से आपसे प्रश्न पूछे जाएं? सर वैसे आधुनिक काल के छायावाद को मैंने पढ़ा है थोड़ा, उसी को देख पाई हूँ मैं। जी, तो छायावाद को अपनी भाषा में आप परिभाषित कीजिए। किसे आप छायावाद कहेंगे? छायावाद से सर तात्पर्य यह है कि इसमें विद्वानों ने तो सर अलग अलग बताया है कि सर कोई से राष्ट्रीयता से जोड़ता है, तो कोई से रहस्यवाद से जोड़ता है। पर छायावाद को अगर मैं मेरे मत से रखूं, तो इसमें जो भावना और उस परिस्थिति और दौर की जो रचनाएं है, उसको हम राष्ट्रीयता से भी जोड़कर देख सकते हैं। एक सर, सॉरी जी, सर, मैं बता नहीं ये पा जो नहीं, कोई बात नहीं। ये छायावाद जो नाम दिया गया है, इसकी प्रासंगिकता क्या है? किस कारण से ये छायावाद नाम दिया गया इस काल को?
सर इस छायावाद नाम के प्रथम प्रयोक्ता तो मुकुटधर पांडे हैं। उन्होंने छायावाद से तात्पर्य और मिस्टिजिज्म से लिया है, तो बंगला का ये शाब्दिक अर्थ है। उन्होंने अनेक जो विद्वान है उनसे भी इस शब्द पे उनका मतभेद हुआ, और उन किसी ने इसको आध्यात्म से जोड़ा, किसी ने इसको भक्तिवाद से जोड़ा, पर इसको उन्होंने इससे भक्ति से और आध्यात्म से न मानकर इसकी छाया मात्र माना। तो इस नाम से ही यह छायावाद के नाम से चल पड़ा। और इसी के साथ ही अगर हम आगे देखें तो जो सरस्वती पत्रिका है उसमें भी छायावाद के नाम से एक लेख छपा था, और तभी से फिर ये नाम चल पड़ा है। जी, बहुत बढ़िया। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं छायावाद के बारे में? उनका कथन याद है आपको? हाँ सर, छायावाद को सर वो दो रूप में कहते हैं कि एक तो काव्य की शैली, और एक रहस्यवाद के रूप में भी कहते हैं। पर इसके पहले तो छायावाद को वो अलग रहस्यवाद के रूप में कहते हैं, पर इसको बाद में रामचंद्र शुक्ल जी इसको दो शब्दों में काव्य की शैली के रूप में भी इसको रखते हैं। जी, जी। ये रहस्यवाद मुकुटधर पांडे ने माना है इसको या शुक्ल ने माना है? ये शुक्ल जी ने माना है इसको। जी। छायावाद की मुख्य पत्रिका कौन-सी रही? ये सुधा, सर मैं जी, याद फिर नहीं से कर पा रही बताएँ एक बार? इसको भी। सर मैं कोई याद नहीं बात कर नहीं पा मैडम, रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका प्रिय कवि कौन है? सर मीराबाई और महादेवी वर्मा। मीराबाई और महादेव वर्मन में आप क्या समानताएँ देखती हैं? मीराबाई और महादेवी वर्मा में सर समानताएं तो इनके विरह की ही है, कि इनकी जो विरह वेदना है उसमें पर इनकी विरह जो वेदना है उसमें अंतर है। पर जो इनकी अ, विरह से युक्त ही दोनों कवित्री रही हुई है, वो भक्ति काल की है और ये छायावाद की कवित्री रही है। और विरह के इनके अतिरिक्त और कोई बिंदु जो आपको याद आ रहा हो? अ, सर मैं याद नहीं कर पा रही इसको। चलिए कोई बात नहीं। महादेव वर्मा की कौन-कौन सी रचनाएँ हैं जो आपको अभी याद आ रही हैं? वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, चांदे गीत, यामा और दीपशिखा। यामा के ऊपर कोई पुरस्कार भी उन्हें मिला है क्या? जी सर, यामा पर ए, ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था? सर ये 1980 में। 80 है या 82 है? सर ये मैं ऐसे ही याद कर पा रही हूँ इसको। जी, जी। इसके अतिरिक्त और भी कोई पुरस्कार मिला है क्या इस रचना पे या एक ज्ञानपीठ ही मिला है? सर और इनको पुरस्कार तो मिले हैं, पर मैं अभी इसको याद नहीं कर पा रही इसको अभी। जी, जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की आपने बात की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक समय ऐसा आया था, उसके बाद संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा और उससे पहले वो एक रचना विशेष के लिए दिया जाता था। तो कौन-सी अंतिम रचना थी जिसके लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उसके बाद संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा? सर ये सन 1992 से हिंदी की रचना, अन्य भाषाओं का तो नहीं पता, पर हिंदी में तो ये निर्मल वर्मा उनके बाद ही था ये। निर्मल वर्मा की कौन-सी रचना थी जिसके लिए दिया गया था? ये थी, ये तो सर याद नहीं कर पा रही मैं इसको सर। चलिए कोई बात नहीं मैडम। श्यामपट्ट पे आप पढ़ाएँगे तो कौन-सा तथ्य हमें समझाना चाहेंगे?
आवाज आ रही है मैम आपको? सर। सुन पा रहे हैं आप? सर। जी, आपको सर श्यामपट्ट पे पढ़ाना है, तो आप जी कौन सा सर। विषय पढ़ाएंगे हमें? जी। सर मैं इसमें हिंदी की जो ये आदिकाल के बारे में, ये जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो आरंभ हुआ है उसके बारे में बताना चाहूंगी। जी, ये मानते हुए कि हम स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, आप शुरू कीजिए। सर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो सर मैं इसमें ये बताना चाहूंगी, जो हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ है कि किस तरह से इसका आरंभ हुआ है, ये हम देखेंगे कि आदिकाल। और जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हम देखते हैं तो काल विभाजन 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इससे पहले हम जो कक्षाओं में पढ़ के आए हैं उसमें इतिहास का इतना विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है कि जिसे हम पूर्णतः इतिहास की जानकारी रख सके। अगर हमें इतिहास का अध्ययन करना है तो पहले हमें इसका काल विभाजन पता होना चाहिए कि कौन सी रचना हम किस काल विभाजन की पढ़ रहे हैं और किस काल विभाजन की वह रचना है और वहाँ की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ कैसी थी उस रचना की, उसे हम देखेंगे। तो काल विभाजन के अंदर अगर हम देखते हैं तो आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 विभाजन है इसके। और इसमें जो ये जी, हंसा आदिकाल, जी, आप आधुनिक काल का विभाजन बता दीजिए। आधुनिक काल के काल विभाजन के अगर हम देखें तो इसमें विद्वानों के बहुत मतभेद रहे हुए हैं। इसमें एक 1850 भी माना, 1857 भी माना गया है, 1843 भी माना गया है। पर मुख्यतः अगर हम इसको लेकर के चले तो हम 1843 को मानकर चल सकते हैं। भारत तेंदुल के जन्म से भी माना जाता है, जो नगेंद्र ने इसको कहा है कि ये 1850 से माना जाए। आचार्य शुक्ल ने और इन्होंने 1843 से माना है, तो हम 1843 से आधुनिक का इस शुरुआत मानेंगे आधुनिक काल की। आगे आधुनिक काल का वर्गीकरण के बारे में पूछा हूँ, हाँ पूरा वर्गीकरण आधुनिक काल बताइए के, आधुनिक काल का। जी सर। आधुनिक काल के अंदर वर्गीकरण अगर हम आगे पढ़े तो आगे इसके काल विभाजन में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतेंदु युग आता है जिसे हम जागरण काल भी कहते हैं। और इसके बाद द्विवेदी युग आता है 1900 से 1918 तक, उसे हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। 18 से लेकर 36 तक छायावाद काल आता है। छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद पढ़ते हैं और प्रगतिवाद 36 से लेकर के 43 तक आता जी है। और हंसा फिर जी, आ जाइए, आ जाइए, बैठिए आप। ये अगले विशेषज्ञ साक्षात्कार को जारी रखें, मेरी तरफ से संपन्न हुआ। हंसा जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपकी थोड़ी आवाज़ मेरे को कम आ रही है, तो आप थोड़ा मुंह के पास में रखिए या तो उसको, ईयरफोन को। जी सर। हाँ जी। अ, अभी एक बात चल रही थी छायावाद में रहस्यवाद की। तो रहस्यवाद हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की चर्चा कहाँ कहाँ हुई है? जी सर। रहस्यवाद, सर ये हम भक्ति काल में देखें तो भक्ति काल में संत काव्य धारा में कबीर के लिए भी रहस्यवाद का प्रयोग हुआ है। वहाँ भी हम विद्वानों ने रहस्यवाद कई पंक्तियों में देखा है। इसके अलावा सूफी काव्य धारा में भी रहस्यवाद और मीरा के काव्य में भी हम भक्ति काल में देखते हैं तो रहस्यवाद हमें वहाँ मिलता है। उसके बाद हम छायावाद में रहस्यवाद को देखते हैं। बहुत अच्छा हंसा जी। रहस्यवाद से आप क्या समझते हैं? रहस्यवाद से तात्पर्य तो ये है कि आत्मा और परमात्मा की जो मिलन और प्रणय भावना है उसको रहस्यवाद कहते हैं। पर इस रहस्यवाद में जो सभी की जैसे हम छायावाद को देखें तो वहाँ रहस्यवाद अलग है। वहाँ रहस्यवाद एक अलग रूप में है जो
लौकिक रूप में देखा गया है, और हम सूफी काव्य धारा में रहस्यवाद को देखते हैं तो वहाँ अलौकिक रूप में रहस्यवाद देखा गया है सर। छायावाद के बारे में आपने अभी कहा कि यह लौकिक दृष्टिकोण से देखा गया, उसको क्या दृष्टिकोण है ये छायावाद के रहस्यवाद के बारे में, कैसे समझाएंगे आप इसको? सर ये कि जो उस दौर में जो परिस्थिति थी, जो समाज में जितने मानव जाति हैं उनके सुख दुख में सहभागी होना, जैसे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है, उनको भी यही मानना है कि सुख दुख में मनुष्य एक दूसरे का सहयोगी रहे और समाज के कल्याण की भावना देखी गई है। तो वह एक लौकिक रूप में और परिस्थिति में देखी गई है ये वह रहस्यवाद। समझ गया मैं हंसा जी। आप ये बताइए रहस्यवाद में दो भेद है, एक तो साधनात्मक रहस्यवाद और एक भावनात्मक रहस्यवाद, इन दोनों में क्या अंतर पाती है आप? साधनात्मक रहस्यवाद तो सर यह है जिसमें जो कबीर में पाया जाता है, कुंडली जागरण और स्वाध्याय आदि चक्रों के माध्यम से वो ये रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद होता है। भावनात्मक रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए इस भावनात्मक रहस्यवाद को मानते हैं, उसमें जायसी भावनात्मक रहस्यवाद में आते हैं। अच्छा, एक प्रकृति चित्रण की बात आती है तो प्रकृति चित्रण दो प्रकार से होता है, आलम्बन रूप होता है उसका, एक उद्दीपनकारी रूप होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है आप इसको समझाइए। एक बार आप प्रश्न दोबारा बताइए। प्रकृति चित्रण की जब हम बात करते हैं तो इसके दो रूप हमारे सामने आते हैं, एक तो आता है कि आलम्बनकारी चित्रण और दूसरा आता है इसका उद्दीपनकारी चित्रण, दोनों में क्या अंतर है समझाइए इसको थोड़ा। प्रकृति चित्रण के जो आलम्बन रूप होता है, इसका उदाहरण अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो छायावाद में आता है। जैसे कि आलम्बन रूप माना गया है, वहाँ प्रकृति से सीधा संबंध जोड़ा गया है। जैसे निराला ने कहा है कि संध्या सुंदरी उतर रही मेघ में आसमान से धीरे धीरे, तो उन्होंने सीधे प्रकृति से संबंध जोड़ा है, वह आलम्बन रूप कहलाता है। और उद्दीपन रूप हम रीतिकाल शैल आदिकाल आदि सभी में देखते हैं, अनेक उनमें देखते हैं तो उनमें उद्दीपन रूप पाया जाता है, जहाँ प्रकृति से सीधा संबंध न होकर के अन्य मध्यस्थता के रूप में प्रकृति से संबंध स्थापित किया जाता है। बहुत अच्छा आंसर जी। आपकी कोई प्रिय कविता हो उसकी कोई 4 लाइनें सुना दीजिए, अंतिम प्रश्न है मेरा ये। सर मैं जयशंकर प्रसाद की कविता सुनाऊंगी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। खग कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो ये लतिका भी बरलाई, मधुर मुकुल रस गागरी। मधुर मुकुल रस गागरी। बहुत सुंदर हंसा जी, आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।